टाइम से राजेश मित्तल। नव भारत टाइम से राजेश मित्तल। नमस्कार। यात्रा ने आपको देश के बारे में समझ जो है वो बढ़ाई है। इस समझ के आधार पर अगर आप आज देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो 5 बातें आप क्या करेंगे? सबसे पहले नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे ही नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं। कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है, और हर बच्चे से मैंने पूछा है, तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो? हजारों बच्चों से पूछा है, और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं, और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है, और रियलिटी यह है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए, कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं। और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए यह देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। सिंपल बात है। तो दूसरी चीज यह है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस सा है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं।
हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह। अलाउ राहुल, जब आप यहाँ से गए थे ये करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, तो विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के लोगों को भरोसा ये नहीं था कि आप ये यात्रा पूरी कर पाएंगे, और कई सवाल इनके ही मन में था। और अब जब यात्रा ये लगभग आपका सवाल पूछिए, उनके सवाल मत सवाल ही पूछिए। पूछिए। आपका सवाल। ये सवाल ही है। हाँ, आपका संक्षिप्त में इतना कितना कितना छोटा कर दो, सीधा पूछिए ना, सीधा। सीधा ही पूछना है। तो उसमें क्या है कि अब जब आप यात्रा कर चुके, तो कई लोग ये कहते हैं कि वो राहुल नहीं है, ये बदलने वाले राहुल है, इतनी आसानी से इनको नहीं समझा सकते। अब आप कुछ चेंज आप अपने आप में ही देख रहे हैं, समझने में, लोगों से बातचीत करने के बाद, कि अब फैसले लेने या बात करने का अंदाज आपका एकदम अलग है, जुदा हो गया है, कुछ अंतर है। देखिए, अंतर तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आएगा। अंतर तो व्यक्ति में कंटिन्यूअस होता है, नॉन स्टॉप होता है, तो वो तो है। बट जो मेरी फाउंडेशन है, जो नींव है, उसमें मुझे कोई चेंज नहीं दिखा। उसमें वो फाउंडेशन मेरी वही है। जरूर मैं मतलब बहुत कुछ सीखा हूं और हर रोज सीखता हूं, और सिर्फ यात्रा से नहीं, हर इंटरैक्शन में से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो एवोल्यूशन तो होता रहता है, मगर जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि वो उसमें इतनी चेंज नहीं है। वो मैं ये कह सकता हूं वो और भी स्ट्रांग हो गए हैं, वो कह सकता हूं, बट उसमें इतनी चेंज नहीं आई है। टेलीग्राफ से संजय झा। इट्स क्वाइट हॉट इन हियर। Yeah, it is. आपको गर्मी लग रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। भैया कुछ करो प्लीज। एसी चलवाओ प्लीज। संजय, आप स्वेटर लिए कैसे बैठे हो इस कमरे में? हाँ, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है। राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का डिस्कोर्स कुछ और ही है, डायकोटोमी आप किस तरह से देखते हैं? उनकी व्यू अलग है, हमारी व्यू अलग है, तो उनका ओपिनियन हमारे से अलग रहता है, हमारा अलग रहता है, तो डायकोटोमी तो कुछ है नहीं, अलग ओपिनियंस हैं। नहीं, अलग व्यू पॉइंट्स हैं। उनका व्यू पॉइंट दूसरा है, हमारा व्यू पॉइंट दूसरा है, विचारधारा दूसरी है, विचारधारा की लड़ाई है। उनको अपनी व्यू पॉइंट रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर वो अपनी व्यू पॉइंट बदल दें तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम अपने व्यू पॉइंट को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो उनको जो लगता है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और हमें जो करना है हम करेंगे। डायकोटोमी कोई नहीं, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ये भी बात मुझे समझ आई है। ये एक्चुअली अगर आप मुझे पूछो क्या चेंज आया, मैं आपको बताता हूं कि ये मुझे समझ आ गया कि ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये मुझे समझ आ गया। जैनेंद्र एबीपी से। राहुल जी, मैं फिर से आपको 2024 के सवाल पर ले जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि अखिलेश जी को, मायावती जी को भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं। सवाल मैं ये पूरा करना चाहता हूँ कि एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक सवाल प्लीज। नहीं, एक सवाल प्लीज। आपने पूछ लिया ना सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल प्लीज। नहीं, ये तो पूरे देश को ऑब्वियस है कि बीजेपी और कांग्रेस एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बीजेपी और कांग्रेस एक होते तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात कभी नहीं कर सकते। मतलब हो ही नहीं सकता,
कि अगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मुक्त कर, बीजेपी इसको भी मिटा दो, वो तो नहीं कह रहे हैं। तो ये तो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली बिल्कुल अपोज्ड हैं और ये पुरानी लड़ाई है, पुरानी विचारधारा की लड़ाई है। बट अखिलेश जी की भी जगह है और उनको ये ऑप्शन, मतलब बोलने का ऑप्शन मिलना चाहिए, और उनका पर्सपेक्टिव है वो उनके लिए ठीक है। हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। इशद रीता लाहिरी, नहीं, नो सप्लीमेंट्री प्लीज। इशद रीता लाहिरी, नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बात जरूरी है कि ये आइडिया अब ये टैक्टिकल पॉलिटिकल फाइट नहीं रही, मतलब कि उसमें एक ग्रुप वहां आ जाए और एक ग्रुप मिलके बीजेपी को हरा दे। अब वो गाड़ी गई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, अब वो एक विचारधारा के हाथ में है, ठीक है? और अब वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब उनको हराने के लिए एक विचारधारा की जरूरत होगी। और मैं ऑपोजिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और ऑपोजिशन के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है और वो हमारा रोल है। मगर हमारा रोल ये भी है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करें और उनकी रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो भी हमारी करें, हम भी उनके करें,